हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एकेडमी में। आज आइए हमारा क्लास 9th का ये लास्ट वीडियो है, जो कि आप इसके बाद पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आपने ये देखा शुरू में कि मैंने कितनी पार्ट में वीडियो बनाया। अगर ये मैं बनाना चाहूँ या आप देखे भी होगे तो चैप्टर में कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको इस वीडियो को 20-20 मिनट में 10-10 मिनट में क्यों बनाया कि ताकि आप बोर ना हो और इस वीडियो को आपको अच्छी लगे और समझ में आ जाए। ताकि आपको 1 घंटे की वीडियो बना कर देते, अरे 1 घंटे की वीडियो कौन पढ़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको पार्ट में वीडियो दिया, भैया अब तो ये लास्ट वीडियो है, अच्छे से देखना। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक टेस्ट लूँ और आप टेस्ट में सब कोई अटैम्प्ट होना। आइए, पदार्थ की अवस्था में क्या पढ़ना है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है वो 3 तरह से मिलता है। ठोस जो होता है बर्फ में, द्रव पानी में, गैसी जो होता है वो वाष्प में। जो ठोस होता है वो बर्फ में, जो द्रव होता है वो पानी में, जो गैसी होता है वो वाष्प में बनता है। ये आप देख रहे हो। ठीक है, आइए, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। जब हम किसी ठोस चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। तो इसमें अब एग्जांपल लिया, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब हम उसे और बर्नर की सहायता से और गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो पानी क्या होता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था के 2 तरीकों से परिवर्तित किया जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को 2 तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला हमारा तापमान में परिवर्तन करके। अगर हम तापमान में परिवर्तन कर देते हैं तो कोई भी चीज़, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर पुनः अपनी अवस्था में वापस आ सकती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो हमने एक इसमें लिया है, प्रैक्टिकल दिखा रहा है। ये आप देख रहे हो, ये हमारा स्टैंड है। ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टैंड है और इसमें हमने फ्लास्क को अपने बांध दिया है। जब हमने इस स्टैंड को फ्लास्क में बांध दिया है, ये जो आप ही हमारा लिखा हुआ है, ये क्या है? हमारा बर्नर है। और बर्नर के ऊपर हम एक प्लेट या ऐसी कोई चीज़ रख देते हैं जिससे हमारा जो फ्लास्क है ये शीशे कांच का होता है, ज़्यादा हीट होकर ब्लास्ट ना हो जाए। और इसलिए हम डायरेक्ट बर्नर के ऊपर हम फ्लास्क नहीं रखते हैं। और उसके बाद आपने देखा फ्लास्क की नली में हमने थर्मामीटर रखा है। ये बताएगा हमें कि पानी कितना गर्म हो रहा है। और उसके बाद एक बार नली निकाल दी है जिससे वाष्प बनकर ये पानी निकल सकता है। तो आपको ये समझ में आया, अगर इसके अंदर बर्फ़ होता या पानी होता, ये गर्म रहा होता तो कौन बताता? थर्मामीटर बताता। स्टैंड की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर भैया स्टैंड की आवश्यकता इसलिए हमें पड़ती है क्योंकि हम फ्लास्क या किसी बर्तन को कितनी देर तक पकड़े रहेंगे। जिस तरह हमारे घर में चूल्हे के ऊपर आप देखते हो ब्लैक कलर का रखा रहता है, उसके ऊपर हम रखकर छोड़ देते हैं, उसी तरह हमारे केमिस्ट्री लैब में भी ऐसे स्टैंड, चिमटा टाइप की सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम दूर से और सावधानी तरीके से हमें ऐसे प्रैक्टिकल करने चाहिए। आइए, दूसरा पॉइंट हमारा गलनांक। आइए, गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक जो होता है, गलनांक को हम इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हम आइसक्रीम लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? आइसक्रीम पहले क्या आती है? एक हल्की ठोस अवस्था में होती है। फिर जैसे हम उसे बाहर रखते हैं फ्रीजर से, मतलब ठंडी जगह से हम हटाकर जैसे ही थोड़ा गर्म तापमान में लाते हैं, गर्म जगह पर लाते हैं, तो हम कहते हैं हमारी आइसक्रीम क्या होने लगी? मेल्टिंग होने लगी। मतलब क्या होने लगी? गलने लगी। तो आइए, गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर वायुमंडलीय ब्रैकेट में वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है। तो अब क्या समझ में आया? कोई ठोस क्या हो? पिघल कर द्रव बनने लगे, उसे हम गलनांक कहते हैं। वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273 डिग्री 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात
273 केल्विन लेते हैं। ये एक्यूरेट वैल्यू हमारी लिखी हुई है। आपसे कोई पूछ ले टेम्परेचर बताइए केल्विन में, तो आप क्या करेंगे 273.16 केल्विन। अगर ऐसे जनरली कोई पूछे 273 केल्विन हम बोल देंगे, ठीक है। अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी हम आपको बताएंगे तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। आइए, जब बर्फ़ पिघलती है, दूसरा पॉइंट, जब बर्फ़ पिघलती है बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है। जब बर्फ़ या आइसक्रीम हमारी पिघलने लगती है तो इसका जो तापमान होता है नहीं बढ़ता है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ाने नहीं देती है, क्योंकि संलग्न की जो गुप्त ऊष्मा होती है तापमान को बढ़ने नहीं देती है। तो अब आपके माइंड में आया कि सर ये संलग्न गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो आपके लिए एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। व्हाट इज दिस संलग्न की गुप्त ऊष्मा? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, अगर हम वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस लेकर जाते हैं, सपोज इमेजिन करिए हम 1 किलो बर्फ़ लेकर गए और को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अब वो ठोस है, हमको उसकी द्रव में बदलने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की जितनी आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। अगर हमने कहा कि ये हम आपको आइसक्रीम ला के दें, इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये तापमान पर ये क्या होगा, पिघलने लगेगा वायुमंडलीय दाब पर, तो आप ये कहो इसकी ये क्या है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा है, यही इसका हीटिंग पॉइंट है। आइए, क्वथनांक, गलनांक, क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे, और जिस पर द्रव क्या उबलने लगे, हम कहते हैं जो अपनी लैंग्वेज खौलने लगे, पानी क्या खौलने लगे, इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समिष्ट गुण है। क्वथनांक क्या है, क्वथनांक समिष्ट गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन, ब्रैकेट में इसमें समझाया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, अगर मान लीजिए बोला कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदल दीजिए, तो हम क्या करेंगे, 200 जितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें 273 को ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू होती है डिग्री सेंटीग्रेड वाली वो हमारी केल्विन में बदल जाती है। तो आपके मन में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 273 में हमने 10 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा भैया, 283 क्या हो गया केल्विन में। तो इसी तरह कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी हमने खौला रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 100 को 273 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया 373 केल्विन। ये हमारा किस में बदल गया, डिग्री सेंटीग्रेड से बदलकर केल्विन में हो गया। आइए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जितने भी बारीकी पॉइंट मैं आपको सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपने एक चीज़ देखा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बड़े रिलेटेड बना रहा हूँ, पॉइंट से पॉइंट। जैसे गलनांक क्या होगा, जो ठोस से द्रव में बदलने लगे, अभी हिमांक क्वथनांक ऐसे लाएंगे, तो आप देख रहे हो क्वथनांक भी पता चल गया हमें, गलनांक फिर जो उससे आपको नहीं पता होगा, आप 9th में गए हो, सर हम कहाँ ढूंढे गुप्त ऊष्मा क्या होती है, मैंने उसके बाद तुरंत लिख दिया, बुक में भी आपको मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ सीक्वेंस है, जैसे आप गलनांक अपोजिट क्वथनांक हिमांक, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ डेफिनेशन लगाकर। आइए उसी का उदाहरण है, पॉइंट है, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है,
तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, उसके टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है। जो टेम्परेचर होता है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे की रेखा में दिखाया जा रहा है। आप ठोस से द्रव में बदल सकते हो, द्रव से गैस में बदल सकते हो, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, फिर पुनः गैस से द्रव में, फिर पुनः द्रव से ठोस में ला सकती है। अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है। आइए हम इसी चीज़ को आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हमने कोई ठोस लिया, क्या लिया, कोई, ये हमारा क्या है, ठोस है। हमने जब ठोस लिया तो जब हमने इस ठोस को हीट किया, क्या किया, हीट किया, ये सिंबल ऑफ हीट, हमने इस ठोस को गर्म किया, तो भैया क्या हो जाएगा, दिमाग में आया कि सर गलने लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये ठोस किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। फिर हमने इसको क्या किया, और गर्म किया, क्या किया, और गर्म किया, ये हीट का सिंबल है। फिर हमने और गर्म किया कि किस में बदल गया, गैस में। किस में बदल गया, गैस में। जब हमने ठोस को गर्म किया तो ये किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। जब हमने द्रव को और गर्म किया तो गैस में बदल गया। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक भगोने में बर्फ़ के टुकड़े लेकर गए। जैसे ही हमने भगोने में बर्फ़ के टुकड़े डाले, पहले ही बताइए बर्फ़ किस अवस्था में था, ये हमारे ठोस अवस्था में था। हमने नीचे से अपने गैस बर्नर स्टोव को फायर किया, जलाया, और जलाने के बाद हमने देखा कि जैसे ही जैसे हमारा बर्तन गर्म होने लगा, बर्फ़ पिघलने लगी, और जब बर्फ़ पिघलने लगी तो क्या बना, पानी बना। तो ये पानी क्या है, द्रव है। हमने और तेज़ी से अपने रेगुलेटर को, चूल्हे के रेगुलेटर को तेज़ कर दिया, तो और तेज़ी से तापमान बढ़ने लगा, बर्तन और तेज़ी से गर्म होने लगा, धीरे धीरे समय बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि बर्तन इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा कि पानी खौलने लगा। जब पानी खौलने लगा तो जो पानी था हमारा, वो गैस मतलब वाष्प बनकर, हम भाप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कहते हैं ना भाप निकल रहा है, मम्मी भाप निकलने लगा, तो वाष्प बनकर, गैस बनकर निकलने लगा। तो अगर हम इसी गैस को, जो वाष्प बनकर निकल रहे थे, अगर उस बर्तन को हम ढक देते हैं, किसी तस्तरी से या प्लेट से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, तो हम कुछ देर बाद देखते हैं जाकर तो उस पर कुछ बूंदें लटकी होती, किस पे, तस्तरी पे। ऐसा लगता है कि बस आसमान से बारिश होने वाली है। तो आखिर वो क्या है, वो वाष्प है, गैस की तरह उड़ने लगी थी। फिर हम उस पानी को हम शीतल करते हैं, सपोज डैट क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं, मतलब शीतल। क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं। तो एक इसमें बदल जाता है, पुनः द्रव में बदल जाता है। फिर द्रव को हम क्या करते हैं, और शीतल करते हैं, मतलब और ठंडा करते हैं, तो ये पुनः क्या बदल जाता है, किसमें, फिर ठोस में बदल जाता है। ये देखिए, हमने इसको और गर्म किया तो किस में बदल गया, शीतलता में बदल गया। ठीक है, आइए देखिए ऊर्ध्वपातन। अब हमारा ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए
बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमने ठोस से गर्म किया, किसमें बदलता है? द्रव में बदलता है। फिर और गर्म किया तो गैस में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जिसको हमने गर्म किया डायरेक्ट वो गैस में बदल गया, जादू, द्रव में तो आया ही नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि हमने लिया कपूर लिया, कपूर जब हम लेते हैं तो उसको जलाते हैं, ओम जय जगदीश जब आरती करते हैं, कोई भी एनिमल आरती करते हैं, तो आप देखते हो कपूर को गलना चाहिए, पहले पानी की तरह बनना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट तो वो वाष्प बनकर धुआं बनकर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या है? यही प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि भैया विज्ञान ही क्या है? विशेष ज्ञान है। इसी में हमें सब कुछ पढ़ना है। जो चीज़ें हम जानते हैं वो क्या है? कहते हैं विज्ञान, वैज्ञानिकों की देन है, विज्ञान की देन है। लेकिन जो चीज़ नहीं जानते कहते हैं ये क्या है? प्राकृतिक की देन है। तो हर कुछ क्या है? दिन प्रतिदिन हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या है? विज्ञान ही है। देखिए उदाहरण इसमें भी वही समझाया है। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करिए। थोड़ा सा कपूर लीजिए, चूर कर लीजिए। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को चूर्ण कर लीजिए। चीनी की प्याली में डालिए। एक प्याली ले लीजिए और चीनी में डाल दीजिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रख दीजिए। आप कीप को क्या करिए? उल्टा करके रख दीजिए। मतलब कीप का जो मुंह होता है वो किधर हो? उस बर्तन की ओर ढका हुआ हो। कीप के सिरे पर रुई की डांट लगा दीजिए। और कीप के सिरे पर हमने क्या किया? ये रुई की डांट लगा दिया, मतलब उसको ढक दिया। धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम उसको बर्नर की सहायता से क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। और जैसे ही हम गर्म करने लगे हम देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड, हमने कपूर रखा है तो कपूर, अमोनियम क्लोराइड रखा है NH4Cl तो NH4Cl, देखेंगे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। हमने जब ये देखिए ठोस अवस्था है, ये मान लीजिए हमने क्या लिया था? कपूर लिया था। क्या लिया? कपूर लिया। जब कपूर लिया हमने तो ये किस में बदल गया? रोई, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड। ये क्या हुआ? रोई का टुकड़ा। ये कीप की भीतरी दीवार पर पदार्थ का वाष्प संघनित होने लगा। आप देखोगे कि शीशे की जो भी रहेगा, कीप रहेगा, उस पर देखो वाष्प बनकर उसके अर्ध गिर्द इधर उधर चारों तरफ क्या होगा? वाष्प चपक जाएगा। उसका चपका हुआ में दिखाई, जैसे कि हम अभी तस्वीर में देख रहे थे कि हमें वाष्प दिख रही थी, वैसे ही हमारे कीप में दिखेगी। अब ये कांच की ही कीप रहेगी तभी देखिए, प्लास्टिक के लिए कारण कैसे दिखी ही नहीं। ठीक है, आइए दाब में परिवर्तन। सेकंड पॉइंट आता है हमारा दाब में परिवर्तन। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो, यदि हम तापमान घटाने पर टेम्परेचर को हम कम कर दें और सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अगर सोचिए गैस, हमें क्या पता है जो गैस के कण होते हैं ये दूर दूर होते हैं। अच्छा, हम क्या करें? गैस किसी चीज़ को हम दबा सकते हैं। मान लीजिए कपड़ा है तो उसके थोड़ा बड़ा है, हम उसको दबाने लगे तो उसमें क्या हुआ? संपीड़न होने लगा, तो उसके जो कण है, जो कपड़ा है वो सिकुड़ने लगा। तो इसी तरह कण उसके क्या हो गए? सिकुड़ने लगे, पास पास आने लगे और उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और गैस जो होगा वो द्रव में बदल जाएगी। क्यों? उसके जो कण होंगे जब पास पास आ गए, उसका क्या हुआ? एक आयतन कन्फर्म हो गया। अभी आकृति कन्फर्म नहीं है, आकृति कन्फर्म होती नहीं द्रव में, तो आयतन कन्फर्म हो गया तो किस अवस्था में बदल गया? द्रव में बदल गया। दाब बढ़ाना, क्या बढ़ाना? दाब को बढ़ा देना। पिस्टन की सहायता से दाब बढ़ाना, तापमान को घटाना, गैस को द्रव में बदलना। अगर किसी गैस को द्रव में बदलना तो इतनी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो ये पिस्टन है, आपको पिस्टन नहीं समझ में आ रहा होगा, सिलेंडर नहीं समझ में आ रहा होगा। आपको एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आपने साइकिल पुराने ज़माने में आप भी देखा होगा, साइकिल में पंप से हवा भरी जाती थी। तो जब आप पंप से हवा ऐसे खींचते हो, पिचकारी ले लो आप, तो जब ऐसे खींचते हो तो आप ये देखोगे अगर पंप का आगे का जो सिरा होगा या छिद्र होगा आप उसे बंद कर दीजिए, पिचकारी का भी। तो आप जब उसकी पिस्टन से पीछे वाली जिससे हम प्रेशर करते तो पानी आगे निकलता, आप आगे का उस सिरा बंद है जहाँ से पानी निकलता था पिचकारी में, तो वो बंद है और हम उसको दबा रहे, जो उसके कण हो क्या होंगे? आप सोचिए, पहले तो पिचकारी आपसे दबेगी ही नहीं, ठीक है। और फिर दोबारा क्या हुआ? हवा वाला है, जब हम पहले ऐसे मतलब हवा का जो पंप का
पाइप होता है, हम उसको साइकिल की टायर में नहीं लगाए हैं, तो बड़ी आसानी से हम पंप को चला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, दूर दूर है और वो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने भरी टायर में लगाया तो हम उसको दबाते तो बड़ी मेहनत लगती है, कभी कभी तो ऐसा होता है जब हवा फुल है तो हमारे दबाने से मुश्किल हो जाता है। तब भी हम दबा रहे, जो उस गैस में कण होते हैं, गैस में गैस में या सिलेंडर में या उस टायर में जो कण होते हैं, क्या होने लगे, वो पास पास आने लगे और देखिए हमने पिस्टन कर रहे, हम दबा रहे हैं। यही प्रक्रिया हमने इसमें भी की। एक समय आया कि ये कण जो थे यहाँ पर थे, दूसरी प्रक्रिया में ये कण क्या हो गए, यहाँ पर आ गए, तो हमने क्या किया, इसको इतने में सीमित हो गए, तो ये क्या हो गया, पिस्टन से हमने इसको दबा दिया तो इसके कण क्या हो गए, द्रव में बदल गए हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। आप पिचकारी कोई जरूरी आपके पास पिस्टन हो, सिलेंडर हो, एलपीजी गैस हो, नहीं प्रैक्टिकल नहीं करना गैस में लेकर, तो आप क्या करोगे, ऐसे पिचकारी से जो मैं बताऊँ आप वही प्रैक्टिकल करोगे, जो मैं ना बताऊँ आप छुओगे भी नहीं। इसीलिए स्कूल वाले प्रैक्टिकल करने को नहीं देते, बच्चे कहते भैया प्रैक्टिकल कर दो, हाँ आग लगाने पहुँच जाते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको कहूँगा वही आप भी करिएगा, ठीक है। आइए, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है, किस प्रकार है कि ठोस को द्रव में संलग्न, द्रव से गैस में वाष्पीकरण, गैस से पुनः ठोस में ऊर्ध्वपातन और ठोस से डायरेक्ट गैस में बदले तो ऊर्ध्वपातन। जो हमने आपको बताया संलग्न, जमना, वाष्पीकरण, कहता है आप इस चित्र से समझ सकते हो। ये हमारा चित्र है, आप फिर देख लेते, एक बार बता देते हैं। ठोस को जब हम गैस में बदल देते हैं डायरेक्ट, क्या हो गया ये, अरे सॉरी गलत हो गया है, द्रव को हम गैस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगर हम गैस को पुनः द्रव में बदल दें, संघनन हो जाएगा। अगर हम ठोस को डायरेक्ट गैस में बदल दें, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। और गैस को डायरेक्ट ठोस में बदल दें, लिक्विड का कहीं काम ही ना, बीच वाला आए ही ना, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ठोस से द्रव बना दें, संलग्न हो जाएगा, और द्रव से ठोस बना दें, क्या हो जाएगा, इसे हम जमना कहते हैं। वाष्पीकरण, अब वाष्पीकरण क्या होता है, बहुत से वाष्प सुन रहे, वाष्पीकरण सुन लो। एक ऐसी सतही या एक ऐसा सतह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। क्वथनांक के कण से नीचे किसी भी तापमान पर वो किसमें बदलने लगे, वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थिति के कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण इसे वाष्प में करता जा रहा है लिखने बजाय, इसी कारण इसे वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। सतही क्षेत्रफल, ठीक है, सतह क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, वायु की गति। तो आइए हम पढ़ते सतही क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। कोई पूछे आपसे वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से। तापमान में वृद्धि कब होती है, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। चाहे सतही क्षेत्रफल बढ़ाएं या तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा भी होती है जो बढ़ जाती है। आर्द्रता, थर्ड पॉइंट हमारा, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। इस कब घटेगी दर इसकी, जब आर्द्रता होगी। अगर चौथा पॉइंट, वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण में शीतलता होती है। वाष्पीकरण में शीतलता कैसे होती है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने
आसपास के वातावरण से ऊर्जा आवेशित कर लेते हैं। जो आसपास के वातावरण होते हैं उनसे क्या करती है, ऊर्जा आवेशित कर लेती है। इस आवेशोषण के कारण वातावरण शीतलता हो जाती है। इसके कारण ही वातावरण क्या होती है, शीतलता हो जाती है। हम एक उदाहरण लेते हैं, मात्र एक है हमारा। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। ये हमारा क्लास 9 पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ हिंदी मीडियम NCERT के अकॉर्डिंग पूरी तरह से ये पार्ट ख़त्म हो चुका है, चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आपको जो भी दिक्कत हो इस चैप्टर से, अब ये आपकी भैया थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को आप पूरी तरह से देखो और पूरी तरह से देखने के बाद आप जो डिस्कशन हो उस पर आप हमसे डिस्कशन करिए। और इसी तरह हमारी क्लास 9 दूसरे चैप्टर की वीडियो है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें भी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो आप जो लोग अभी तक भी सब्सक्राइब ना करें, देख रहे होंगे सर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो आप देख रहे होंगे रेगुलर हमारी वीडियो आ रही है। तो इसी तरह आप भी हमारे साथ मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।